नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट को, जिसमें सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथडोलॉजी ये दोनों ही अलग अलग शब्द होते हैं। देखिए, एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपका नेचुरल इंक्लिनेशन, यानी कि आपका किसी भी चीज को करने का तरीका क्या है। रिसर्च एप्टीट्यूड सफलतापूर्वक रिसर्च करने की जन्मजात क्षमता है। जो चीजें आपके अंदर जन्मजात मौजूद होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको ये यूनिट पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको अपने नॉलेज या स्किल्स के बल पर किस तरीके से चीजों को समझा पा रही हूँ, ये होता है हमारा एप्टीट्यूड। और इसी तरह अगर रिसर्च करने के बारे में आपको कोई अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन के तहत आपको सही तरीके से चीज़ों को अपने स्किल्स और ज्ञान के बल पे उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है, तो वो उसका रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रति उसका अपना नेचुरल रवैया होता है। लेकिन मेथडोलॉजी जो होता है वो तरीका होता है, या हम कह सकते हैं वो साइंटिफिक फ्रेमवर्क होता है, जिसके तहत आपको ये पता चलता है कि इस चीज़ को करना कैसे है। एप्टीट्यूड में आप अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से सीखते हैं, और मेथडोलॉजी जो होता है वो एक तरीका होता है जिसके द्वारा आप काम करते हैं। जो आपका एप्टीट्यूड होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी जैसे कौशल शामिल हैं। साथ ही रिसर्च मेथडोलॉजी और नैतिकता की गहरी समझ भी होती है, जो एक रिसर्चर को समस्याओं को पहचान करने, डेटा इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और सही निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाती है। एक ठोस रिसर्च एप्टीट्यूड एकेडमिक एंड साइंटिफिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उच्च शिक्षा और रिसर्च केंद्रित करियर में। यह सिस्टमेटिक जांच के सिद्धांतों और तरीकों में एक बुनियादी क्षमता दिखाता है। और इसके बाद आपको जानना है कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। रिसर्च मेथडोलॉजी एक ओवर रीचिंग रणनीति है, एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है। मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी चीज को किस तरीके से करेंगे, उसको करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो जो आपका मेथडोलॉजी होता है वो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क होता है। ए रिसर्चर यूजेस टू कंडक्ट ये स्टडी encompassing the theoretical underpinnings, research design, data collection methods, and data analysis techniques. It provides the logical behind the chosen methods, ensuring the research is valid, reliable, and reproducible, thereby lending legitimacy टू द फाइंडिंग्स। जिस रिसर्च मेथडोलॉजी एक ओवर रीचिंग रणनीति और सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है जिसका शोधकर्ता अध्ययन करने के लिए प्रयोग करता है, जिसमें सैद्धांतिक आधार, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन के तरीके और डेटा एनालिसिस की तकनीकें शामिल हैं। यह चुने गए तरीकों के पीछे का लॉजिक बताता है। यह सुनिश्चित करता है कि रिसर्च वैलिड, भरोसेमंद और रिप्रोड्यूसिबल हो, जिससे नतीजों को वैलिडिटी यानी वैधता मिलती है। यानी कि जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है वो आपका तरीका हो गया, आपका नेचुरल तरीका होता है, यानी आपके अंदर की जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसको दिखाने का काम करता है। लेकिन जो रिसर्च मेथडोलॉजी होता है वो साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक फ्रेमवर्क होता है, जो कि चेक करता है कि आपका रिसर्च जो है वो वैलिड है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। उसके बाद है रिसर्च। रिसर्च का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक होता है सर्च और एक होता है रिसर्च। सर्च का मतलब होता है जब आप किसी के बारे में खोज रहे हो, लेकिन रिसर्च का मतलब हो गया कि जब कोई चीज पहले से खोजी जा चुकी थी और आप उस पर दोबारा से खोज कर रहे हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं रिसर्च। यानी किसी चीज के बारे में दोबारा खोजना, उसे ही कहते हैं रिसर्च। री एंड सर्च, री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। रीच Research is a careful investigation or inquiry, especially to search for new facts in any branch of knowledge। यानी रिसर्च किसी भी ज्ञान की शाखा में नए तथ्यों को खोजने के लिए विशेष रूप से एक सावधानी पूर्वक जांच या पूछताछ है। रिसर्च जो होता है वो, जैसे कि अगर एक व्यक्ति ने किसी चीज के बारे में रिसर्च किया और उसके बाद उसने उसको जहां से स्टॉप किया था, दूसरा व्यक्ति वहीं से उसको स्टार्ट करता है, यानी रिसर्च गैप को फाइंड करके वहीं से रिसर्च को शुरू करता है, ताकि उसके बारे में और भी जो न्यू फैक्ट्स हैं, न्यू ब्रांचेस हैं, उनके बारे में जानकारी को हासिल किया जा सके।
और रिसर्च का अगर हम देखेंगे डिफिनीशन, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। ये कहते हैं क्रेसवेल एक महोदय कहते हैं कि जो रिसर्च है वो एक टॉपिक या मुद्दे के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने और उसका एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेप्स की एक प्रक्रिया है। अर्थात अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिससे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे। इस तरह से ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, एक के बाद एक आप स्टेप को फॉलो करके और आप रिसर्च को कर सकते हैं, जो कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको बढ़ाती है किसी भी टॉपिक के प्रति। रिसर्च इज अ बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज एन अनबाइज्ड एवोल्यूशन ऑफ डाटा। रिसर्च असल में साइंटिफिक होती है ताकि एक ऑब्जेक्टिव दिया जा सके जो डेटा को बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन है। द साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। साइंटिफिक मेथड में डेटा का सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन शामिल है। अक्सर जब प्रश्न बनता है यहाँ से तो ये पूछा जाता है कि रिसर्च जो है वो सेंस के आधार पर किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि रिसर्च जो है वो सेंस के आधार पर नहीं बल्कि सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होता है। इसको आप बिल्कुल भी सेंस के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि इसको आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं, अनुभव के आधार पर। जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में पहले कितना पढ़ा हुआ है और उसके बारे में जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे, सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Scientific method is a method in which a problem is identified, relevant data is gathered, a hypothesis is formulated which is empirically tested. Scientific method एक ऐसा मेथड है जिसमें एक प्रॉब्लम की पहचान की जाती है, जरूरी डेटा इकट्ठा किया जाता है, एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है जिसे empirically टेस्ट किया जाता है। There is nothing like unscientific research approach even in case of social sciences. सोशल साइंस के मामले में भी अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच जैसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब रिसर्च अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, चाहे वो सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। There is a general agreement that research इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इन इन्वेस्टिगेशन। यानी रिसर्च जो होता है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। इस सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल इंक्रीजेज द नॉलेज, रिसर्च एड्स टू द एक्साइटिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो वो आपकी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करता है। अब इन सारे फैक्ट को क्या कॉपी में लिखना जरूरी है? तो देखिए, सारी चीज़ों को आपको कॉपी में नोट्स करना नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें को ऐसी चीज़ें होती हैं इनको आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए भी समझना होता है। यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक अच्छी रिसर्च के। तो सबसे पहला कि अगर आपका रिसर्च बढ़िया है तो उसमें वो रेप्लिकेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, साइक्लिकल होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, कंट्रोल्ड फैक्टर्स होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, इम्पेरिकल होनी चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक अच्छी रिसर्च के लिए जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ होता है? ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस। इसका मतलब होता है कि रिसर्च बिना किसी भेदभाव के किया जाए। ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ट अराउंड इट। और जो बाकी सारी इसकी विशेषताएं मैंने भी आपको बताई वो ऑब्जेक्टिविटी के ही इर्द गिर्द बनी हुई है। रिसर्चर्स यूजली टेक अटमोस्ट precautions that results are not affected by their presence, behavior and attitude. रिसर्चर आमतौर पर पूरी सावधानी बरतते हैं कि नतीजे उनकी मौजूदगी, व्यवहार और रवैये से प्रभावित ना हो। मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपके द्वारा उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर बायसनेस आ जाएगी, यानी भेदभाव आ जाएगा। उसके अलावा दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड्स टू अवॉइड एनी बायस। वो किसी भी भेदभाव से बचने के लिए रिसर्च के तरीकों की बारीकी से जांच करते हैं। टाइप ऑफ बायस यानी भेदभाव कितने प्रकार के हो सकते हैं?
तो पर्सनल बायसनेस हो सकती है, यानी व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है, ऑब्जर्वर बायस हो सकता है, प्लेसिबो बायस हो सकता है, एक्सपेक्टेंसी बायस हो सकता है, और उसके अलावा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। What can we do to ensure objectivity during research process? रिसर्च प्रोसेस के दौरान वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला होता है प्रोसीजनल सेफगार्ड्स यानी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा एनालिसिस इन ए फॉर्म दैट अदर रिसर्चर्स कैन अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट, यानी कि जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपके पास ऑब्जर्वेशन और डेटा एनालिसिस का पूरा रिकॉर्ड ऐसे रूप में आपको रखना चाहिए जिसे दूसरे रिसर्चर समझ सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें। यानी कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए, ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति उस पर रिसर्च करे तो वो समझ सके कि आपने क्या पहले क्या रिसर्च किया है और उसका वो सही तरीके से मूल्यांकन कर सके। Most scientific reports are written in a similar form and published by organizations of scientists. ज़्यादातर साइंटिफिक रिपोर्ट एक जैसे फॉर्मेट में लिखी जाती है और वैज्ञानिकों के संगठनों द्वारा पब्लिश की जाती है। These reports communicate ideas to the entire scientific community and open those ideas to criticism. ये रिपोर्ट पूरे साइंटिफिक समुदाय तक आइडिया पहुंचाती है और उन आइडिया को आलोचना के लिए खोलती है। यानी अगर आप रिसर्च करेंगे तो फिर उस पर आलोचनाएं होंगी और उनमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर जो अगला रिसर्चर आएगा वो सोचने का प्रयास करेगा। उसके अलावा है मानकीकरण, यानी उसका स्टैंडर्ड देखेंगे आप। इट मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स इन ऑल फेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन। इसका मतलब है कि डेटा कलेक्शन के सभी चरणों में एक जैसी लगातार प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। उसके अलावा है operationalization of concepts. It is basically standardizing the meaning of concepts, and operational definition of a concept defines that concept in terms of how it's measured or what operations produce it, avoiding bias. यह असल में अवधारणाओं की मेटालिंग को स्टैंडर्डाइज करना है। किसी अवधारणा की ऑपरेशनल परिभाषा उस अवधारणा को इस तरह से परिभाषित करती है कि उसे कैसे मापा जाता है या कौन से ऑपरेशन उसे बनाते हैं, और आपको पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। उसके अलावा अगली चीज है वैलिडिटी। वैलिडिटी का अर्थ होता है वैधता, और वैलिडिटी में होना चाहिए, वैलिडिटी के साथ अगर हम कोई चीज देखते हैं तो वो होता है एक्यूरेसी। मतलब कि अगर रिसर्च आप कर रहे हैं तो वो वैलिड होना चाहिए और साथ ही साथ में एक्यूरेट होना चाहिए। वैलिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू एक्चुअली मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। वैधता किसी मापने वाले उपकरण की वह क्षमता है जो असल में वही मापता है जिसे मापने का वह दावा करता है। The concepts of validity can also be understood by posing a question: Are we measuring or able to measure what we generally intended to measure? वैधता के कॉन्सेप्ट को एक सवाल पूछकर भी समझा जा सकता है, क्या हम वही माप रहे हैं या माप रहे हैं जो हम असल में मापना चाहते थे। जनरली वैलिडिटी इज टर्म टू बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो हमारा आंसर जो होगा कि वैलिडिटी जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिलायबिलिटी की तुलना में। यानी विश्वसनीयता जो है उसकी तुलना में जो वैधता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब कि अगर आपकी रिसर्च की वैधता नहीं है तो आपका जो रिसर्च है वो गलत दिशा में चला जाएगा। एक्यूरेसी इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। यानी कि जो वैलिडिटी है वो किससे नज़दीकी से जुड़ा हुआ है, तो वो नज़दीकी से जुड़ा हुआ है एक्यूरेसी से। इट इज ऑल्सो द डिग्री टू व्हिच रिसर्च प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। यह वह डिग्री भी है जिससे रिसर्च प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
Accuracy also measures whether the researcher's tools have been selected in the best possible manner and research procedures suit the research problem or not. शुद्धता यह भी मापती है कि रिसर्च टूल को सबसे सबसे अच्छे तरीके से चुना गया है या नहीं, रिसर्च के तरीके से रिसर्च की समस्या के हिसाब से है या नहीं। अर्थात अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो जो आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम है उसी के अनुसार ही आपका जो मेथड है वो भी होना चाहिए, और इन सबको मापने का जो काम करता है वो आपका एक्यूरेसी करता है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी विथ व्हिच द इंस्ट्रूमेंट यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट्स। विश्वसनीयता का मतलब है निरंतरता जिससे उपकरण एक जैसे नतीजे देते हैं। अर्थात जब आप उस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी उसी तरह से रिसर्च कर पा रहे हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस रिसर्च को करके देखता है तो उसको भी वही डेटा मिलते हैं, तो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है एक जैसा रिजल्ट मिलने से। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेरीफाइबिलिटी। इसे वेरीफाइबिलिटी भी कहा जा सकता है, मतलब ये वेरीफाई करता है जो आपने रिसर्च किया, जो आपकी वैलिडिटी एक्यूरेसी है उसको ये वेरीफाई करने का काम रिलायबिलिटी करता है। द मोर सिमिलरिटी इन द रिजल्ट्स द मोर इज द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च। मतलब जितनी अधिक आपके रिसर्च में वैलिडिटी होगी उतना ही अधिक आपके में रिलायबिलिटी होगी। द coefficient of determination is also termed as reliability coefficient। determination coefficient को विश्वसनीयता coefficient भी कहा जाता है। उसके अलावा अगला जो टर्म है क्रेडिबिलिटी के बारे में। क्रेडिबिलिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। इट इज द यूज ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च। अर्थात जो आपकी क्रेडिबिलिटी है यह रिसर्च में जानकारी के सबसे अच्छे सोर्स और सबसे अच्छे तरीकों का इस्तेमाल है। मतलब कि जिस तरह से हमने वैलिडिटी के एक साथ एक शब्द को जोड़ के देखा था वो था एक्यूरेसी, उसी तरह रिलायबिलिटी के साथ अगर हम कोई चीज जोड़ के देखते हैं तो वो होता है हमारा क्रेडिबिलिटी, जो कि रिसर्च में जानकारी के सबसे अच्छे सोर्स और सबसे अच्छे तरीकों का इस्तेमाल है। द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल समय बचाता है और लागत कम करता है। However, the excessive reliance on secondary data when the option of primary data is available। मतलब कि जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग प्राइमरी डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेकेंडरी डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो आपका समय बचाता है और साथ ही साथ में लागत कम करता है। हालांकि जब प्राइमरी डेटा का ऑप्शन उपलब्ध हो तो सेकेंडरी डेटा पर ज़्यादा निर्भर रहने से रिसर्च की जो विश्वसनीयता होती है कम होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर आपके पास प्राइमरी डेटा अवेलेबल है तो आप प्राइमरी डेटा का उपयोग करेंगे, अथवा आप सेकेंडरी डेटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच तालमेल बैठाना जरूरी है। रिसर्च में सही रेफरेंसेज रिसर्च की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, लेकिन नकली रेफरेंसेज रिसर्च की विश्वसनीयता को कम करते हैं। मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको सही रिसर्च का रेफरेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप गलत रेफरेंस का इस्तेमाल या गलत रेफरेंस दिखाते हैं तो उसकी जो विश्वसनीयता होती है वो घट जाती है। उसके अलावा है जनरलाइजेबिलिटी यानी सामान्यीकरण। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। ये भी आपका वैलिडिटी से जुड़ा हुआ है। इट रिफर्स टू द डिग्री टू व्हिच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू लार्जर पॉपुलेशन। यह उस हद को बताता है जिस तक रिसर्च के नतीजों को बड़ी आबादी पर लागू किया जा सकता है। अर्थात अगर आपने 1000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और उसको 10,000 लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है तो इसे ही हम लोग जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं। यानी जब आपने जो रिसर्च किया उसको बड़े पॉपुलेशन यानी लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर जब उसको अप्लाई किया जा सके तो इसको ही हम लोग कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। The sample considered is the representative of the whole population, so the findings should also be applicable to whole population। यानी लिया गया सैंपल पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए नतीजे भी पूरी आबादी पर लागू होनी चाहिए। अर्थात अगर 10,000 की पॉपुलेशन है और उसमें से अगर आपने 1,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया है तो वो 1,000 लोग आप इकट्ठा तो उठा नहीं लेंगे एक जगह से। आप जो 10,000 व्यक्ति रह रहे हैं सब जगह से अलग अलग एरिया से उन व्यक्तियों को उठाएंगे, और इस तरह से आप 1,000 व्यक्तियों पर अगर आप रिसर्च करते हैं यानी अगर एक एरिया का एक व्यक्ति है तो
वहाँ के एरिया के ऊपर आप उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। जो हम सैंपल लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि हम उसको होल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर पाएँ। तो इसीलिए लिखा गया है कि लिया गया जो सैंपल है वो पूरी आबादी का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी आप पूरे पॉपुलेशंस पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एम्पिरिकल रिसर्च यानी आपके अनुभव पर आधारित रिसर्च। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें आप असल ज़िंदगी के अनुभव का उपयोग करते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस सीधे अनुभव का प्रयोग करते हैं और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर या रिसर्चर द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। इट implies that research is related basically to one or more aspect of a real situation and deals with concrete data that provides a basis for external validity of the results of the research. इसका मतलब है कि रिसर्च मूल रूप से किसी असली स्थिति के एक या ज़्यादा पहलुओं से संबंधित होती है और ठोस डेटा से डील करती है जो रिसर्च के नतीजों को बाहरी वैधता के लिए आधार प्रदान करता है। अगला है, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। जिस तरह से आपने साइंस की डिफिनेशन में पढ़ा है कि अगर आपसे पूछे कोई कि साइंस क्या होता है तो आप बताएंगे कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान जो है वो विज्ञान होता है। इसी तरह जो हमारा रिसर्च होता है वो भी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होता है। तो सिस्टमेटिक फॉर अ रिसर्चर रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज़ टू बी सिस्टमेटिक यानी किसी रिसर्च को प्रभावी बनाने के लिए उसे व्यवस्थित होना चाहिए। इट इज़ द ओनली अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर। यह किसी भी रिसर्च का काम करने का एकमात्र तरीका है और हर कदम को दूसरे कदम का पालन करना चाहिए। देयर आर अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट हैव बीन टेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड और दस सुटेबल टू यूज इन रिसर्च। कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन्हें समय के साथ टेस्ट किया गया है और इसलिए वे रिसर्च में उपयोग के लिए उपयुक्त होती हैं। Therefore, each research should follow a definite procedure। इसलिए हर रिसर्च को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अर्थात सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, देन आप हाइपोथेसिस का निर्माण करिए, देन आप डेटा को आप लोग कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, बाद में आप अपने फाइंडिंग्स जो आपने हैं उसको आप एक रिपोर्ट में प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे स्टेप हैं जो कि हमेशा से ही इस्तेमाल किए गए हैं और वो एक निश्चित स्टेप बना दिए गए हैं कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको इनको फॉलो जरूर करना चाहिए और इस तरह से जो आपका रिसर्च है वो सिस्टमेटिक कहलाएगा। अगला है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स ऑन आउटकम ऑफ एन इवेंट। असल जिंदगी के अनुभव में हमेशा एक से ज्यादा कारक होते हैं जो किसी घटना के परिणाम को प्रभावित करते हैं। In research, various factors may affect the outcome and some are taken as controlled factors, whereas the others are tested for possible outcomes. रिसर्च में विभिन्न कारक परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं और कुछ को नियंत्रित कारक माना जाता है जबकि अन्य को संभावित परिणाम के लिए टेस्ट किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप अगर संभावित आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। द concept of control implies that in exploring causality in relation with two variables, we set up a study in a way that minimizes the effects of other factors affecting the relationship। कंट्रोल के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि दो वेरिएबल्स के संबंध में कारण का पता लगाते समय हम एक स्टडी इस तरह से सेट करते हैं कि रिसर्च को प्रभावित करने वाले दूसरे फैक्टर का असर कम से कम हो। अर्थात जो हमारे पास दो फैक्टर उपलब्ध हैं तो अगर उसमें से एक बहुत ही स्ट्रांग है तो हम स्टडी इस तरह से करेंगे कि जो पहले वाला है उसका दूसरे फैक्टर पर बहुत ही कम असर हो। उसके अलावा हमारा जो रिसर्च है वो साइक्लिकल होना चाहिए। रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम। मतलब कि जो हमारा रिसर्च होता है, पहली बात आप ये जानिए वो नेवर एंडिंग प्रक्रिया है। अगर आप आज रिसर्च करते हैं और उस टॉपिक को जहाँ ख़त्म करते हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है फिर से उसमें से जो बचे हुए गैप हैं या फिर उसमें से नए नए फैक्ट को ढूंढता है और नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिसर्च है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है और रिसर्च जो है वो एक साइक्लिकल यानी चक्रीय प्रक्रिया है। ये हमेशा
गोल गोल चलता रहता है, एक समस्या से शुरू होता है और फिर एक समस्या पर खत्म होता है। मतलब कि एक समस्या को आपने उठाया और आपने रिसर्च किया और जहां आप उसको एंड करेंगे, दूसरा रिसर्च जब आएगा तो वो दूसरे समस्या को उठाएगा और फिर रिसर्च करेगा, और जब वो रिसर्च को खत्म करेगा तो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। और इसी तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम से शुरू होती है और प्रॉब्लम पर ही खत्म होती है। उसके अलावा आपका जो रिसर्च है वो लॉजिकल होना चाहिए। The statement a good research is logical implies that research is guided by the rules of logical reasoning. Induction and deduction are of great value in research, which have been discussed under types of research. लॉजिकल क्या होता है? ये कथन एक अच्छा रिसर्च तार्किक होता है। इसका मतलब है कि रिसर्च तार्किक तर्क के नियमों से निर्देशित होता है। इंडक्शन और डिडक्शन रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर रिसर्च के प्रकारों के तहत चर्चा की गई है। मतलब कि आपको इंडक्शन और डिडक्शन के बारे में जो जानकारी है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। रेप्लिकेबल जो होता है, हमारा रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी दोहराने योग्य होना चाहिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भी बाद में आता है रिसर्च करने के लिए, तो जिन स्टेप्स को आपने फॉलो किया है वो भी अगर वही स्टेप्स फॉलो कर रहा है, तो जो आपका रिजल्ट का डेटा आया है वो सेम व्यक्ति का भी आना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो रेप्लिकेबल है, यानी आपका जो रिसर्च है वो रेप्लिकेबल माना जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउज द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च टू बी वेरीफाइड बाय रेप्लिकेटिंग द स्टडी and thereby building a sound basis for decisions. Examples, experiments in lab. यह विशेषता रिसर्च के नतीजों को स्टडी को दोहराकर वेरीफाई करने और इस तरह फैसलों के लिए एक ठोस आधार बनाने की अनुमति देती है, जिसे लैब में प्रयोग। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करके देख रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, जब दूसरा स्टूडेंट जाता है और केमिकल रिएक्शन में वही सेम रिएक्शन करके देखता है तो उसको भी वैसे ही रिजल्ट मिलता है। अर्थात जो आपका रिसर्च है वो भी आपका इसी तरह से रेप्लिकेबल होना चाहिए कि अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करे तो जो आपका आंसर आ रहा है वो उस व्यक्ति का भी आना चाहिए, तभी आपका जो रिसर्च है वो रेप्लिकेबल कहा जाएगा। और इस तरह से एक अच्छे रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। इसके अलावा रिसर्च टूल से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।